पचपदरा था का एक हिस्सा जहां विकास मृग मरीचिका सा नजर आता था, लेकिन अब उम्मीद जगी है कि रेत पर विकास की खेती हो सकती है। कहने को 85% से ज्यादा काम हो चुका है, मार्च के अंत तक काम पूरा होना है, पर इस पर संशय है। हालांकि अंत पंत के सेंस में काम साल के मध्य तक निपट सकते हैं। बात रिफाइनरी की है, वही रिफाइनरी जो कभी गहलोत का सपना रही, राजे का सपना रही, अब भजनलाल शर्मा का भी ड्रीम प्रोजेक्ट है। केंद्र राज्य के बीच झूलती रिफाइनरी अब और हिचकोले न ले, ये सीएम और सीएस सुनिश्चित कर रहे हैं। ऐसे में होड़ लेने की दौड़ भी लगेगी, पर क्या रिफाइनरी का प्रेजेंस पर इलाके की दशा बदल देगा? ये कितनी फायदेमंद रह गई है और क्या सचमुच प्रदेश का एक बड़ा सपना पूरा होने जा रहा है? आज इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी प्रवक्ता सुरेश गर्ग जी मेरे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता भरत मेघवाल मेरे साथ हैं और ओम प्रकाश सोनी हमारे सहयोगी हैं पचपदरा से, संवाददाता, वो भी जुड़ रहे हैं। स्वागत है आप सभी का समाचार प्लस पर। ओम प्रकाश, आपसे शुरुआत कर रहा हूं मैं। कुल मिलाकर हाइलाइट्स क्या है आज का जो दौरे तो कई हुए हैं। सोनिया गांधी आई हैं, गई हैं, नरेंद्र मोदी आए हैं, गए हैं, पुरी साहब जो कि पेट्रोलियम मंत्री थे वो आए हैं, गए हैं, और आज भजनलाल शर्मा आए हैं। क्या देखने को मिलता है वहां पर? जैसा कि आपने कहा स्वप्निल की यह रिफाइनरी राजस्थान का एक सुनहरा प्रोजेक्ट है, तो आज भी यह राजस्थान और पचपदरा के लोगों के लिए एक सुनहरा प्रोजेक्ट ही है। हालांकि जब कांग्रेस शासन के समय जब इसका शिलान्यास हुआ था, उसके बाद लंबा समय गुजर गया था, कोई एक्टिविटी नहीं हुई थी। लोगों ने आस लगानी छोड़ दी थी कि पचपदरा में रिफाइनरी लगेगी या नहीं लगेगी। इसके बाद सरकारें बदलती रही, रिफाइनरी को लेकर अलग अलग प्रकार के सरकार ने तय किए, लेकिन इस बार जब से राजस्थान में भाजपा की सरकार बनी है, तब से इस रिफाइनरी में किसी भी प्रकार की राजनीति देखने को नहीं मिल रही है। रिफाइनरी में प्रोडक्शन शुरू होने से पहले ही पचपदरा सिटी और बालोतरा जिले की फिजा बदल चुकी है। रिफाइनरी निर्माण कार्य में अनेक हजारों मजदूर, लगभग रिफाइनरी निर्माण कार्य में 35,000 मजदूर काम कर रहे हैं। इन मजदूरों की आवाजाही के साथ ही उनके रहने खाने सुविधा के साथ इस प्रकार से यहाँ की रिफाइनरी को लेकर जो बूम आया है, तो एक प्रकार सा विकास का बूम, आधा बूम पहले ही आ चुका है। पचपदरा देखे तो तो क्या निर्माण कार्यों में गति आई है? क्योंकि अधिकारियों ने तो कहा था कि 2024 के अंत तक हम कर देंगे, फिर बोला कि चलिए हम 2025 के मार्च एंड तक हम कर देंगे। तो क्या 25 के मार्च एंड तक हो जाएगा? ज्यादा से ज्यादा 2 यूनिट चालू होंगी, अभी तो और भी फेसेस बाकी हैं। अब ये निर्माण कार्य रिफाइनरी का कब तक पूरा होता है, लेकिन जिस प्रकार से रिफाइनरी निर्माण कंपनी HRRL और सरकार द्वारा लगातार HRRL के अधिकारी बताते रहे हैं कि रिफाइनरी में लगभग 10 इकाइयों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। 1 या 2 इकाई में जिनका निर्माण कार्य पूरा होना है। इसके साथ ही हाइड्रोजन और डीजल हाइड्रोजन यूनिट पूर्णता लगभग पूरी हो गई है। इस सरकार के सत्ता में आते ही एक लगभग डेडलाइन सी तय कर दी गई थी कि जब इस सरकार का 1 साल होगा, उस समय इस रिफाइनरी का कार्य पूरा हो जाना चाहिए था और इसके प्रोडक्शन शुरू हो जाना चाहिए था। लेकिन इस वक्त अभी जो आज बात हुई है उसमें ये बता दिया गया है कि रिफाइनरी से प्रोडक्शन जल्द ही जल्द शुरू हो सकता है। ठीक है ओम प्रकाश, आप मेरे साथ रहे। मैं भरत आपसे पूछना चाहता हूं, अगर बड़ी संख्या में लोग अभी से रोजगार पा रहे हैं और चीजें अगर सही दिशा में चल रही हैं, तो सोच गलत नहीं थी जो कांग्रेस की रही। एफर्ट्स राजे और गहलोत ने क्या लगाए, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन ये खुशखबरी तो है ना, अगर उसमें तेजी आ रही है और अगर इस साल के बीच तक कुछ लैंडमार्क वहां पर हो सकता है बड़ा, तो फिर इसमें बुराई क्या है? नहीं, देखिए बुराई किसी चीज़ की नहीं है स्वप्निल जी। बात इस चीज़ की आती है, चाहे कोई भी सरकार हो, अगर उसकी मंशा किसी प्रोजेक्ट को लाने की सही है तो उसे कंटिन्यूटी रखनी चाहिए। हमने देखा चाहिए जब 2013 के अंदर यूपीए की हमारी सरकार थी कांग्रेस की, और हमने आधारशिला रखा और वहाँ पर इस रिफाइनरी को शुरू किया। उसके बाद 2018 तक आपने उसके ऊपर 1% भी काम नहीं किया। नया MOU किया था, नया MOU किया, लेकिन वो पिछले 5 साल जो आपने काम नहीं किया, उसमें काम किया जा सकता था, काम जल्दी होता। रेवेन्यू लॉस जो इस 5 साल का था, वो 5 साल का 2013 भी तो गहलोत राज का अंतिम साल ही था, वो राज्य सरकार का 2018 अंतिम साल था, तो आप बेहतर कैसे हुए? नहीं, देखिए मैंने आपने भी शुरुआत क्या किस बात से की कि मंशा सही होनी चाहिए। अगर मंशा सही थी तो उसको कंटिन्यू क्यों नहीं किया गया? 2014 के अंदर केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, 2013 के अंदर राज्य में
बीजेपी की सरकार थी। तो अगर डबल इंजन की सरकार उस चीज को उसी समय चालू कर देती 2014 में, तो मुझे लगता है कि जो 5 साल का गैप था वो 5 साल का गैप भरता, और जो रेवेन्यू लॉस इस सरकार प्रदेश को हुआ, जो खामियाजा इस प्रदेश को भुगतना पड़ा, जिसकी वजह से इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट बढ़ गई, वो नहीं होती। क्योंकि आपने लेकिन ओवरऑल बेनिफिट में जा रहे हैं, आप जान रहे हो ना, 15 सालों में 39,165 करोड़ की शुद्ध बचत हो रही है। नहीं, अगर वो 4 साल अगर आप देखेंगे तो 4 साल में जो बचत होनी चाहिए थी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा 40,000 करोड़ से। वो 40,000 करोड़ का जो नुकसान भी आ रहा है ना 5 साल के अंदर, जो आपने रिफाइनरी चालू नहीं करी, उससे इसको सेट ऑफ हो जाता है। अगर आप उसमें देखेंगे अर्थशास्त्री जी ने जो कहा है उसमें ये साफ लिखा है कि इससे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा है, क्योंकि ये डिले होता गया प्रोजेक्ट। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्होंने ये कहा है कि उतना फायदा नहीं मिल पाएगा, मतलब फायदा तो मिल ही पाएगा। ये दो अलग अलग चीजें हैं। देखिए, लेकिन भरत एक सवाल और है कि फिर जब 2018 के एंड में और 2019 के पीरियड तक जब गहलोत सरकार पूरी तरह से आ गई थी, आप ये कह सकते हैं कि सेंटर से आपको मदद नहीं मिल रही होगी, लेकिन मेरे सामने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री थे, प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी, उनका 2023 का एक बयान है। उन्होंने ये बताया कि हम तो अभी भी वो करने को तैयार हैं, जिसकी वजह से राज्य सरकार की हिस्सेदारी सिर्फ 16% रह जाएगी। तो ऐसा तो नहीं था कि टोटली नेगेटिव रहा होगा सेंटर से हिसाब किताब। देखिए, शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने की। ये कांग्रेस पार्टी का ड्रीम प्रोजेक्ट था कि राजस्थान में रिफाइनरी लगे, यहाँ के लोगों को विकास मिले। लेकिन आपको पता है कि वहां से जो तेल जा रहा है वो जा रहा है मुंद्रा पोर्ट गुजरात के अंदर, और वो जितनी जल्दी बंद हो जाएगा वहां जाना तो नुकसान होगा गुजरात को और फायदा होगा राजस्थान। तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक इच्छा थी वो कांग्रेस पार्टी की नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी की इच्छा थी। एक टेक्निकल पॉइंट में यहाँ पर और बता देता हूं। कांग्रेस पार्टी ने 2020 के अंदर कोरोना आया, 2 साल कोरोना हमने सहा, उसके बाद भी माननीय अशोक गहलोत जी ने लगातार उसके अंदर काम किया। उन्होंने कहा कि जो PCPIR बनना था, जो एक बाड़मेर से जोधपुर के बीच में एक कॉरिडोर बनना था, जिससे वहां पर औद्योगिक विकास होता, जो बाय प्रोडक्ट आ रहे हैं वो बाय प्रोडक्ट के लिए हमने काम शुरू करा, जमीनों का आवंटन करा, सब कुछ करा। लेकिन क्या हुआ, इस सरकार ने उसको पूरी नहीं करा। और दूसरी बात, जब 16 जनवरी 2018 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने मनगढ़ंत आरोप लगाए कांग्रेस पार्टी के ऊपर। उन्होंने कहा था कि 2022 तक मैं इस प्रोजेक्ट को पूरा 2 सेकंड वहां पर एक चीज ये भी है कि गहलोत सरकार जो MOU करके गई थी, वो अगर आप इको फ्रेंडली सिस्टम पसंद करते हैं तो वो BS3 मानक का था, जो कि बाद में BS6 मानक का आया, जिसका मतलब है कि जो अब रिफाइनरी बन रही है वो ज्यादा इको फ्रेंडली है। अब एक बात और मैं जो कहना चाहता हूं, बाड़मेर से इतना तेल नहीं निकल रहा है कि उसको रिफाइन करने के लिए इतने बड़े प्रोजेक्ट की जरूरत हो। जाहिर तौर पर आने वाले समय में आपको तेल यहां लाना भी होगा, सिर्फ यहां निकलने वाले तेल से काम नहीं हो सकता। तो फिर तो वो तो सिस्टम बेहतर ही है कि वो पोर्ट में रहे। लेकिन हाँ, अगर यहां पर कुछ हो सकता है तो उसका स्वागत होना चाहिए। अब मेरा सवाल गर्ग साहब आपसे है। गर्ग साहब, बड़ा अजीब सा नहीं है ये कि जैसे ERCP उसका कॉन्सेप्ट ऐसे वक्त पे आया जब डबल इंजन की सरकार थी, लेकिन उसमें से शायद एक इंजन उतना मजबूत नहीं रहा होगा या दूसरा इंजन उस पर रोड़े लगा रहा था। लेकिन भजनलाल के आने के बाद सेंटर से हर चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी क्लियर हो रही हैं। कुछ तो राज की बात है। नहीं, इसमें राज की बात तो है कि डबल इंजन की सरकार है, हम काम करना चाहते हैं। राजस्थान को 16 लाख करोड़ रुपए की जो इकोनॉमी है उसको हम 32 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमी राजस्थान की करना चाहते हैं। इसीलिए पिछले 1 साल के अंदर भजनलाल जी ने जो राजस्थान में काम किया वो पिछले 5 साल तक नहीं हुआ, उससे ज्यादा 1 साल के अंदर काम किया। लेकिन उसके पिछले 5 साल भी तो नहीं हुआ। नहीं, उसके पिछले 5 साल में भी ये रिफाइनरी नहीं बन पाई थी। उससे 5 साल में बता दूं, 2013 के अंदर आनंद फानंद में इन्होंने इसकी वहां पे नींव रखी। अब आप ये देखिए कि राजस्थान को नुकसान हो रहा था प्रतिवर्ष 1123 करोड़ रुपए का। 15 साल तक इसका नुकसान होता, करीबन 40-45 हजार करोड़ रुपए का नुकसान होता। हमारी सरकार आने के बाद में उसका नया MOU हुआ, उसमें हमने राजस्थान को बचत हुई है। फिर अब आप इसके बाद में जो 43,000 करोड़ की प्रोजेक्ट लागत, वो MOU करने में आपको 4 साल लग गए, 5 साल लग गए उस MOU को बार्गेनिंग करने में। देखिए, केंद्र सरकार से राजस्थान सरकार को दोनों को अंडरस्टैंडिंग में और बार्गेनिंग करने में वो समय लगा। इसके बाद में जब हमारी सरकार यहाँ से चली गई थी, इसके 2018 के अंदर कांग्रेस की सरकार आई, इसके बाद में जब उसकी रिफाइनरी की कॉस्ट बढ़ी तो कॉस्ट का जो अमाउंट का जो डिफरेंस है वो अशोक गहलोत जी ने रिलीज ही नहीं किया। अशोक गहलोत जी चाहते ही नहीं थे कि रिफाइनरी जल्दी से जल्दी चालू हो। हरदीप पुरी जी ने खुद ने भी इनको बार बार सचेत किया कि भाई आप या तो आप पैसा दे दीजिए, नहीं तो जो आपका 26% का हिस्सा मैं उठा के उसको 16% या 13% करूंगा, अगर आप अपना हिस्सा नहीं देते तो आप ये देखिए कि जो गहलोत जी की सरकार थी, बात ये थी, हरदीप सिंह पुरी जी का जो बयान था वो इसलिए था कि अगर राज्य सरकार बढ़ा हुआ बजट नहीं दे पाती है
नहीं तो उसका मतलब वो हिस्सा ही तो बजट मांग रही थी ओवर ना, हो जो गया ना। बढ़ा हुआ बजट का जो 26% हिस्सा है वो पैसा मांग रही थी, लेकिन गहलोत जी ने पैसा रिलीज नहीं कर रहा। यहाँ पे आपको रिफाइनरी टाइम से बनाने के लिए जो आपका हिस्सा वो पेमेंट करना था, लेकिन गहलोत जी की मंशा नहीं थी। आपने खुद ने भी सत्येंद्र जी देखा होगा, राजस्थान की जनता ने भी देखा कि किस तरीके से ये राजस्थान में अशोक गहलोत जी की जो सरकार है वो भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी, कुर्सी बचाने में लगे हुए थे। मैं एक चीज उस बताता हूं। वजह से ये सब चीजें रुकी हुई गर्ग भाई, मैं आपको एक चीज बताता हूं। सबसे बड़ा यही है। गर्ग भाई, 2 मिनट जब अब मेरी बात सुनिए। कितनी मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि भजनलाल सरकार आई 2023 के अंत में, उन्होंने जिम्मेदारी संभाली, उन्होंने अधिकारियों से कहा कि भाई ये मेरा भी ड्रीम है, इस प्रोजेक्ट को पूरा होना चाहिए। भजनलाल सरकार के 1 साल पूरा होने के मौके पर मैं चाहता हूं कि ये कंप्लीट हो जाए। नहीं हुआ। नहीं, अब मैं आपको बता देता हूं ना, जब हमारी सरकार राजस्थान में आई, भजनलाल जी ने मुख्यमंत्री का पद संभाला, तब रिफाइनरी का 72% काम हुआ था। आज वो 85% के लगभग काम हो गया, 90 अगर 85 के ऊपर 90% के लगभग है। अगर 9 रिफाइनरी की 9 यूनिट है, 9 यूनिट में से 4 यूनिट है जिसका कि 97% तक काम हो चुका है, 2 यूनिट है उसका 92% के लगभग हो चुका है, कुछ यूनिट का 84 के लगभग हो गया। तो आप ये देखिए कि कितना तीव्र गति से भजनलाल जी की सरकार आने के बाद में काम हो रहा है। तो सरकार का काम है कि यहाँ पे जल्दी से जल्दी और उसको रिफाइनरी को जल्दी से जल्दी चालू करना। देखिए उसके पर करवा नहीं पा रही ना वो। नहीं कर रहे हैं ना। अरे भाई, आप ही ने जो डेडलाइन दी, 72% काम था, जो आपने डेडलाइन दी, 1 साल के अंदर 72% से ओवरऑल 85% पे लिया है। भाई डेडलाइन का क्या मतलब होता है? उसको 15-16% तो ले आए ना। डेडलाइन का क्या मतलब होता है? उसको 5 साल के अंदर देखा जाए तो आप बता दीजिए। नहीं, पर मैं कह रहा हूं कि इतना समय होने के बाद अगर आप ही कोई डेडलाइन दो और उस डेडलाइन पर काम पूरा ना हो। ये मार्च 2025 वो तो बढ़ाकर हुई है, वो तो बढ़ाकर हुई है। डेडलाइन तो ये थी कि जिस दिन 1 साल पूरा हो उस दिन करना है। इसीलिए भजनलाल जी वहां गए पचपदरा, वहां का मूल्यांकन कर रहे हैं कि भाई क्या देरी है, क्यों है, कोई समस्या है या फंड की है। देखिए आज डबल इंजन की सरकार है, फंड की कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। केंद्र ये तो है ही, सरकार की तरफ से कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये तो मेरा आपसे पहले ही सवाल था। कर्मचारी वहां पे काम कर रहे हैं और अभी कुछ यूनिट्स का तो उन्होंने इनॉग्रेशन भी किया है, कुछ अलग अलग बायो प्रोडक्ट्स की। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे राजस्थान में जब से सरकार आई है वो राजस्थान के प्रति संवेदनशील है और जो भी उनको जरूरत होती है राजस्थान की जनता को, किसानों को, युवाओं को, वो हम धरातल पे दे रहे हैं। एक मौका दे रहा हूं मैं, एक मौका दे रहा हूं, इस बात का दे रहा हूं कि ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि स्टेट की तरफ से जो कुछ भी रकम जारी की जानी चाहिए थी, आप तो खुद ही कह रहे थे ना तब तक कि सेंटर से पैसा नहीं मिल रहा, तो आप जारी कहां से कर पाते? ये एक फेलियर रहा सरकार के पार्ट पर, गहलोत राज का, कि वो उस हिसाब से पैसे जनरेट कर ही नहीं पाई। नहीं देखिए स्वप्निल जी, ये लगातार आपने जैसे कि जो अभी काली सिंध नदी है उसके बारे में भी बात हुई, पूरी राजस्थान के बारे में बात हुई। आपने हमेशा देखा कि जब से मोदी सरकार आई, मोदी सरकार ने राजस्थान के साथ दुर्व्यवहार किया और ये निश्चित तौर पर है कि जब हमने हमारे काम करे, चाहे दुर्व्यवहार एक्सप्लेन करना होगा आपको। बिल्कुल जब हमने यहाँ पूरी राजस्थान पे ERCP के ऊपर काम करना चाहा, उसको इन्होंने उसको लिंगर ऑन करा और बिल्कुल बाद में इन्होंने पैसा भी नहीं दिया। अरे कहाँ मीटिंग नहीं करी? बताइए मीटिंग कहाँ नहीं करी? आप बताइए आप बताइए। अरे बताइए आप मीटिंग नहीं करी, आप बताइए, सब बताइए आप काम। अरे बताइए आप, 8 बार मीटिंग नहीं करी, बताइए आप 8 बार क्योंकि ये लोग भ्रष्टाचार मैसेज क्या है? क्या आप लोगों के पास? नहीं, 2 सेकंड मैं अपने दर्शकों से कह रहा हूँ, सार्वजनिक हुआ क्या आपको लगता है? अरे भाई 2 मिनट घर भाई पचपदरा का जवाब नहीं है कि आप लोगों के पास? पचपदरा के पास आप जवाब देने के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या कर रहे हैं आप? अरे ओम प्रकाश सोनी के पास जा रहा हूं मैं।
ओम प्रकाश सोनी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? अब आप सुनिए, 2 मिनट। ओम प्रकाश सोनी, अरे 2 मिनट रुक जाइए आप लोग, हो गया, बस हो चुका है, बहुत रुकना होगा प्लीज, हो गया। ओम प्रकाश सोनी 2 मिनट, 2 मिनट रुक जाइए। ओम प्रकाश सोनी, मैं इस मसले पर इसलिए नहीं हूँ, ओम प्रकाश सोनी, अरे भाई उस पर बात ही नहीं हो रही है। ओम प्रकाश सोनी, इस पर वहां पर क्या चल रहा है, ठीक है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। अरे 2 मिनट रुकिए ना प्लीज। रिफाइनरी का फ्यूचर क्या नजर आ रहा है? मैं आपसे ये इसलिए भी बोल रहा हूं क्योंकि हम भी जानते हैं कि तेल का उत्पादन उतनी क्षमता में है नहीं। हमें ऐसे देखने में ये लग रहा है कि ये बहुत बड़ा गिफ्ट है, और नो डाउट, निसंदेह ये एक बहुत बड़ा गिफ्ट है, लेकिन आपको तेल लाना भी पड़ेगा क्योंकि ये रिफाइनरी है, यहां पर रिफाइन किया जाएगा, है ना। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो चीजों को डिफरेंट बनाती हैं। उस दृष्टिकोण से क्या चल रहा है वहां पर? क्या लोगों को ये डर सता रहा है कि आज तो रोजगार मिल जाएगा, हो सकता है कल ना हो, कहीं ये फिजूल खर्ची तो नहीं हो गई है? क्या एक माइंडसेट है वहां पर? रिफाइनरी को लेकर अगर बात करें तो अभी चूंकि सोशल मीडिया और जागरूकता का समय है, तो निश्चित रूप से जब एमपीटी और अन्य तेल स्थान है जहां से क्रूड निकल रहा है, वहां से जब ऐसी खबरें आती है कि क्रूड निकालने वाली कुछ कंपनियां लगातार यहाँ से छोड़ के जा रही है, क्रूड निकालने वाली कंपनियों की संख्या घटती जा रही है, तो निश्चित रूप से पचवटिया की आम आवाम में यह सवाल उठता है कि इतनी बड़ी रिफाइनरी के लिए आखिर क्रूड कहाँ से लाया जाएगा। हाँ। और लगातार आती रही है कि लगभग जब रिफाइनरी का निर्माण कार्य हुआ था तब तो करीब तेल कंपनियां थी जो क्रूड निकाल रही थी। इसके बाद लगातार करते करते ऐसी खबरें आ रही है कि कंपनियां क्रूड की कमी के कारण यहाँ क्रूड निकालने वाली कंपनियां अपना कामकाज बंद कर रही है। अभी चूंकि अगर इस पचपदरा रिफाइनरी के क्रूड के लिए अगर केवल हम बाड़मेर पर ही निर्भर रहे तो वहां से मुझे नहीं लगता कि इतना क्रूड मिल पाएगा। जितनी कैपेसिटी पचपदरा वाली रिफाइनरी है, इस पचपदरा कैपेसिटी की जो रिफाइनरी लगभग 9 मिलियन टन वार्षिक प्रोडक्शन की है। इतना तेल हालांकि बाड़मेर में शुरुआत में था, लेकिन अभी ऑथेंटिक कुछ नहीं कह, लेकिन तेल में कमी आ रही है तो लोगों में चिंता का विषय जरूर है ना। इसीलिए मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगला स्टेप क्या है। गर्ग साहब देखिए, इस पर भी सवाल होंगे कि तेल की कमी हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अच्छा, उससे पहले मैं ओम प्रकाश सोनी एक सवाल और आपसे ले रहा हूं। मैंने कहा इन जनरल रोजगार जनरेट तो होना चालू हो ही चुके हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, और आगे तो हो सकता है ये कारवा और बढ़ेगा ही। जब से रिफाइनरी का निर्माण कार्य शुरू हुआ है तो इसको लेकर रोजगार के अवसर की बात करें तो काफी रोजगार के अवसर शुरू हुए हैं। रिफाइनरी का जो बेस बन रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, तो उसमें यहाँ के जो लोकल मजदूर है उनको रोजगार मिल रहा है। यहाँ के जो वाहन चालक है, जिनके पास वाहन है, उनकी गाड़ियां मजदूरों को साइट कैंप से बेस कैंप पचपदरा तक आने जाने में लगी हुई है। एक प्रकार से बात करूं, मैंने जब इसका शिलान्यास हुआ था उस समय वहां का जो नजारा देखा था, उस समय चारों ओर उजाड़ जंगल था और केवल एक माइन स्टॉल लगा था। इसके बाद आज ये स्थिति है कि बालोतरा जैसा एक शहर, जो पॉपुलर नगरी बालोतरा है, जहां मैं देखता हूँ वैसा का वैसा एक शहर रिफाइनरी के पास बस गया है, जो अति आधुनिकतम सुविधाएं, अति आधुनिकतम होटल, बाजार, मॉल, मार्केट। ठीक है, मैं आपको ओम प्रकाश रोक रहा हूं। मेरे साथ पारस खारवाल जी भी जुड़े हुए हैं जो कि उसी इलाके से बिलोंग करते हैं, उद्यमी हैं। पारस जी, आपका स्वागत है समाचार प्लस पर। पारस जी, क्या लगता है आपको, अब रिफाइनरी का सपना पूरा हो जाएगा? अब किस तरह का भविष्य है इस अंदेशे को देखते हुए कि तेल की कमी से हो सकता है रिफाइनरी को जूझना पड़े? सब रिफाइनरी का सपना तो पूरा तब होगा जब यहाँ बाई प्रोडक्ट की सारी कंपनियां शुरू होगी और रिफाइनरी का क्रूड पूरा इस रिफाइनरी को मिलेगा। तो क्रूड की तो बहुत कमी है यहाँ पे। तो आप तो सिस्टम का पार्ट रहे हैं ना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप उस सिस्टम का पार्ट रहे हैं जो रिफाइनरी से जुड़ा है। आपने क्या कुछ देखा था? रिफाइनरी सब पहले हमने तो सब कुछ देखा है। यहाँ पे हमारे नमक की सॉल्ट की नमक की माइन से थी, जहाँ पे रिफाइनरी स्थापित हो रही है ना, उस जगह पे हमारे 198 नमक की माइंस थी, उसको नष्ट करके वहां पे रिफाइनरी को शिफ्ट किया गया है। हमारा तो रोजगार छिन गया और अब उस जगह पे रिफाइनरी लगा रहे हैं। तो रिफाइनरी में क्रूड की तो मेन कमी है, बाकी नहीं, ये इसमें कोई दोहराई नहीं है। इस रिफाइनरी ने इलाके की पहचान, सॉल्ट इंडस्ट्री को बहुत बड़ा झटका तो दिया था।
ये पता नहीं कैसे रिफाइनरी की सोच हमारा से। तो मुंह, बच्चों के मुंह का निवाला छीन लिया इस रिफाइनरी ने। ठीक है, और सरकार ने 10-11 साल हो गए, हमारे लिए तो कुछ किया भी नहीं है। हमारा तो रोजगार छीन गया, 10-12 साल से हम बेरोजगार हो गए सर। और जहां नमक निकलता था, आज वहां एक बड़ा शहर खड़ा हो गया है। चलो, हमने इसका विरोध नहीं किया है, पर जो अभी जो सरकार की पॉलिसी है कि आरपीजेड राजस्थान पेट्रो जोन विकसित करना है बाई प्रोडक्ट के लिए, तो ये कंपनियां कब खड़ी होगी, कैसे होगा, इसके ये लिए तो गर्ग साहब आपको बताना चाहिए। मुझे लगता है कि ये आपको है, इसलिए भी बताना चाहिए कि अगर नहीं है। तेल की कमी से ही जूझेंगे, रिफाइनरी तो काम तो रिफाइन का ही करेगी ना, रिफाइन करने के लिए तेल भी तो होना चाहिए। अब जब यहाँ से कम हो रहा है रिफाइनरी करेगी इतना, है ना, और यहाँ पर सेंटर का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो जाता है, नहीं तो इससे तो बेहतर है पोर्ट में जाता रहे। मैं आपको ये बता देता हूँ। हाँ ठीक है, वहां पर प्रोडक्शन के अलावा मूदला से आयातित तेल है, उसकी पाइपलाइन है 479 किलोमीटर की, वो पाइपलाइन डल चुकी है। मंगला फील्ड से क्रूड ऑयल आएगा 75 किलोमीटर का, 75% उसका काम पूरा हो चुका है। पालनपुर से उत्पादित पेट्रोलियम पदार्थ की पाइपलाइन है 216 किलोमीटर, उसका काम पूरा हो चुका है। जो उसकी क्षमता है, उस क्षमता को पूरा यूज करने के लिए मूंदला पोर्ट से पाइपलाइन डाली हुई है क्रूड ऑयल आने के लिए। लेकिन आपका भी विजन इस जगह पर चूक गया। ऐसा नहीं है कि इस रिफाइनरी ने, नहीं 2 सेकंड, इस रिफाइनरी ने सॉल्ट कारोबार को तहस नहस कर दिया, जबकि वो सॉल्ट भी वहां की पहचान थी। आपके भी विजन में वो नहीं जुड़ पा रहा। आप ये देखिए कि ठीक है, आज नमक का कारोबार ठप हो चुका है, लेकिन रिफाइनरी लगने के बाद जो बाई प्रोडक्ट की इंडस्ट्री वहां लगेगी, तो जो नमक के कारोबार से जो उनको फायदा हो रहा मदद मिलनी है, 4 चाहिए गुना ना। फायदा वहां के लोकल लोगों को फायदा होगा। बिल्कुल होगा, निश्चित लेकिन रूप से जो होगा, नमक लोकल कारोबारी लोगों को रोजगार थे, मिलेगा। अरे भाई जो नमक निश्चित रूप कारोबारी से थे, मिलेगा इससे। उनको दोबारा खड़े करने में हम मदद तो करेंगे ना। ये कहां से सबके विजन में चूकता जा रहा है? 4 साल 5 साल में जब आपने एमओयू अच्छा बनाया, तब आप ये नमक कारोबारियों को भूल गए। वही कारोबारी बाई प्रोडक्ट की फैक्ट्रियां लगाएंगे वहां पे, रोजगार के। आज देखिए 36,000 कर्मचारी वहां पे काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से वहां पे, अरे सर, वो नमक कारोबारी हैं, वो कैसे फैक्ट्रियां लगा देंगे? निश्चित नमक के छोटे मोटे कारोबारी हैं सर, वो कैसे फैक्ट्रियां लगा देंगे? बाई प्रोडक्ट की आपके राइजिंग राजस्थान में इस संबंध में तो कुछ आया ही नहीं। बाई प्रोडक्ट तो की फैक्ट्री तो लगा ही सकता है ना वहां का स्थानीय कारोबार। ठीक भाई, वो आपकी रिफाइनरी, चलो ठीक है, केंद्र सरकार राज्य सरकार का मैटर है, लेकिन बाई प्रोडक्ट तो प्राइवेट कंपनियां ही लगाएगी उसको। तो जब प्राइवेट कंपनी लगाएगी, लोकल आदमी वो भी अपना एस्टेब्लिशमेंट करेगा। ठीक है, इसमें भरत मेरा ये भी सवाल है कि ठीक है, सपने देखना बुरा नहीं है, अगर सपने किसी के एवज में देखा जाए तो उसका भी ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। अंतिम 5-6 महीने में तो नहीं मिल पाया होगा जब सोनिया गांधी ने आके शिलान्यास किया, लेकिन उसके बाद 2018 से भी मौका मिला था। ये एक ऐसा धड़ा रहा जो हर विकास के पीछे एक ऐसा पोर्शन होता है जिसको उस विकास का दर्द झेलना होता है, वो आज भी झेल रहे हैं। और विकास भी अभी कितना बड़ा विकास है वो तो फ्यूचर ही बता पाएगा। नहीं, देखिए, पहले तो जो डेडलाइन थी वो डेडलाइन पूरी नहीं हो पाई, किसी की भी नहीं हुई। नहीं, मैं बिल्कुल आपको एक ऑडियो, इसीलिए मैं चाह रहा था कि एक ऑडियो मैं यहाँ पे आपके यहाँ सुना पाऊं। सिद्धि का समय है। आज यहाँ पर आपने संकल्प लिया है, संकल्प लिया ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि 2022 तक इस रिफाइनरी का कार्यारंभ कर देंगे। 2022 तक, मुझे भी 2018 से 23 तक। ये तो फिर वो स्टेट पोर्शन और सेंटर पोर्शन में चला जाएगा मामला। हरदीप पुरी, देखिए, अगर आप देखिए, नहीं देखिए स्वप्निल जी, अगर हर चीज में सत्ता पक्ष को फायदा नहीं, सत्ता पक्ष के लिए बोलना चाहते हैं, ये कमिटमेंट किसका है? कमिटमेंट है, तो कमिटमेंट के साथ में आपको राजस्थान की सरकार को भी सहयोग करना चाहिए। लेकिन कमिटमेंट फिर मैं आरसीपी पे नहीं आना है भाई, आरसीपी पे नहीं आना है, आरसीपी पे नहीं आना है। ये कमिटमेंट किसका था? किसका कमिटमेंट था कि 2022 कमिटमेंट करवाया? अशोक गहलोत ने कराया। अरे भाई, ये तो बात ही नहीं है। अब अगर आप बीच में बोलेंगे, मैं पूरी डिबेट में कभी आपको बीच में फिर मैं टोकता रहूंगा। देखिए, अगर आप बीच में बोलेंगे, क्योंकि झूठ आप लगातार झूठ बोल रहे थे, मैं आपके बीच में नहीं, पर आपका जो हिस्सा था वो तो नहीं जारी हो रहा था ना, ये बात तो फैक्ट है। ये कहां से फैक्ट है? पुरी जी ने कही और आपने मान ली? तो पुरी जी, उनके पास मंत्रालय था उस समय।
पुरी जी ने कही, और अब तो ये प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, फिर इस बात को भी मान लीजिए ना। प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं तो भाई गलत थोड़ी बोल रहे हैं, आप अपना हिस्सा अगर सत्ता पक्ष कह रहा है 2022 में चालू हो उससे जुड़ा एक सवाल बन जाता है, उससे जुड़ा एक सवाल बन जाता है, ठीक है, उससे जुड़ा एक सवाल बन जाता है। अभी आपने अभी उद्यमी की बात की, प्रियंका चौधरी जी ने इसी साल विधानसभा में गए साल 2024 में जुलाई में उन्होंने कहा कि वहां के स्थानीय निवासियों को नौकरी नहीं मिल रही, जो वहां की कंपनी है वो मनगढ़ंत वहां पर अपना चला रही है। रविंद्र सिंह भाटी ने भी पूछा, उमेद सिंह बेनीवाल जी ने भी वहां संसद के अंदर ये सवाल लगाए, तो इस सरकार ने क्या करा वहां पर? लूनी नदी के अंदर वहां पे लूनी नदी के अंदर पानी डाला जा रहा है, उसके ऊपर इस जिस जगह पर आए आप हरदीप सिंह पुरी के बयान को, 2 मिनट, हरदीप सिंह पुरी के जिस बयान को हम कोट कर रहे हैं, हरदीप सिंह पुरी ने तो ये भी कहा कि अगर राज्य सरकार बढ़ा हुआ बजट नहीं दे पाती है तो केंद्र उसका व्यय खुद उठाएगी और कार्य जल्दी पूरा करवा देगी। इस लिहाज से अगर गहलोत सरकार मान लो नहीं भी कर रही थी तो सेंटर उसको अपने हाथ में लेके कर सकता था, लेकिन सेंटर ने प्रधानमंत्री मोदी के वादे को ही पूरा नहीं किया 2022 तक। मोदी के वादे को पूरा किया था, लेकिन आज आपका जो कंट्रीब्यूशन है, जो आपका हिस्सा है, 26% से 16% पे आ जाता हूं। अगर मान लो केंद्र सरकार ये काम कर लेती तो राजस्थान की जनता को नुकसान होता या नहीं होता? 26% से आपका कंट्रीब्यूशन तो नीचे आ जाता ना, तो उससे कितना 2022 से 2018 में बोल रहे हो आप, ठीक है, ये 2018 में बोल रहे हो, 2018 से 2023 आपने राजनीति, ठीक है, फिलहाल मैं नहीं कहना चाहता हूं, ये कईयों का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है और अब इसके पूरा होने के लिए वक्त आ चुका है। देखना यह है कि कब तक ये सारा काम चालू हो पाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।